Bismillahirrahmanirrahim. It's Math 327 Functional Analysis by Dr. Talat Nazir. आज के कोर्स में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस के ऊपर और लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस के अंदर के बारे में. वेक्टर स्पेसेस वी नो दैट के हाउ दे आर प्लेइंग. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, हमने वेक्टर स्पेसेस को शार्पली डिस्कस किया था कि वेक्टर स्पेसेस किस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और वेक्टर स्पेसेस जो हैं, कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जो वेक्टर स्पेसेस हैं, कौन सी ऐसी नहीं हैं. फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में भी और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, दोनों में हमने इसको डिस्कस किया था. आज हम फर्दर परस्यू करते हैं इसमें. हमारा जो आज का मोटिव होगा कोर्स आउटलाइन में, वो लीनियर कॉम्बिनेशंस इन वेक्टर स्पेसेस के किस तरह के हम लीनियर कॉम्बिनेशंस वेक्टर स्पेसेस में अटेन करते हैं और हाउ दे आर यूजफुल फॉर द बेसिस, डायमेंशंस एंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यूज. सेकेंडली, द लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस के कब कोई वेक्टर स्पेस जो है वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाती है और इंडिपेंडेंट कहलाती है, ताकि आप फिर इसके ऊपर मजीद जो है इम्प्लीमेंटेशंस कर सकें. देन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस को हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पेसेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं और कौन सी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं और किस तरह के रिजल्ट्स इनमें होल्ड होते हैं. एंड देन एट द एंड वी शैल डिस्कस some problems related to such particular discussions. उस सिलसिले में हम सबसे पहले आगाज करते हैं आज the vector spaces के बारे में. About vector spaces, particularly useful and important metric spaces are obtained if we have a vector spaces. यानी कि अगर हम metric spaces को पढ़ चुके हैं, अब vector spaces पर जो है हम अपनी problems को किस तरह से tackle करते हैं, इसकी क्या importance है कि first of all in our hand कि we know the sufficient knowledge about the metric spaces and then we obtain how conclusions, how the results from such spaces and defined on it a metric by means of a norm. अब हम नॉर्म स्पेसेस को भी हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था, वेक्टर स्पेसेस और नॉर्म स्पेसेस को, कि नॉर्म स्पेसेस में n1 से n3 तक सेटिस्फाई करती हैं कंडीशंस के. नॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दी नॉर्म ऑफ x इज equal to the 0 if and only if x equal to the 0 and norm of x is always non-negative. And also the second one is the alpha times norm, alpha x norm is equal to the mod of alpha into the norm of x. And finally the triangular inequality, the norm of x plus y is less than or equal to the norm of x plus norm of y for all x belongs to the space where you have defined certain norm. तो norm आपके पास यहाँ पे क्या है? एक ऑपरेटर है जो एक सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर मैप होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम मीट्रिक को जो है ना मैनिपुलेट कर लेते हैं किसी सेट के ऊपर, ताकि हम उसके ऊपर जो है एनालिसिस कर सकें वेक्टर स्पेसेस के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सम मीट्रिक स्ट्रक्चर. द रिजल्ट स्पेस इज कॉल्ड ए नॉर्म स्पेस. यानी कि आपके पास जो एक नॉर्म स्पेस इंक्लूड होती है, एक वेक्टर स्पेस के ऊपर आप एक नॉर्म डिफाइन करें तो आप उससे एक नई स्पेस इंड्यूस कर लेते हैं जिसे हम नॉर्म स्पेस कह लेते हैं. वी हैव नो अबाउट इट. नाउ इफ इट इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, यानी कि इफ द एवरी कॉशी सीक्वेंस इन दैट स्पेस कन्वर्ज इन द स्पेस, कि हर कॉशी सीक्वेंस आप इस स्पेस में लें या आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस लें, वो इसी स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करे, तो वो स्पेस जो कि कंप्लीट होती है. तो आपकी जो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है इज कॉल्ड बनाक स्पेस. कंप्लीट कब होती है? जब हर कॉशी सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज करे. और जो कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस होती हैं, यानी कि नॉर्म स्पेस जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होल्ड करती हैं, उनको हम कहते हैं कंप्लीट बनाक स्पेसेस. एंड द थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड ऑन देम आर मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, कि हाउ यू कैन प्ले विद द फंक्शंस मैपिंग्स दैट it can transform one space to another space or it can operate from one space to again itself. ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं कि वो सेल्फ स्पेस पर ही मैप करता है. जो आपका फंक्शन होता है फंक्शनल, वो हर स्पेस को आर सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मैप करता है. और फाइनली आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक स्पेस को दूसरी स्पेस पर ट्रांसफॉर्म करती है. तो इन तमाम का एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, इट्स अ वेरी रिच थ्योरी एंड वेरी रिच स्ट्रक्चर, जिसको हम एनालिसिस करेंगे अपने आने वाले दिनों में अपने टॉपिक्स में, नए टॉपिक्स में. तो अब हम इसमें बात करते हैं वेक्टर स्पेसेस की, कि वेक्टर स्पेसेस जो है ना, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, लाइक इन कैलकुलस, इन लीनियर अलजेब्रा, जहां पर आप देखते हैं कि हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर स्पेसेस
है जिसकी मदद से हम उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। और एंड इट्स एप्लीकेशंस कि आपके पास लीनियर सिस्टम है चाहे या मैट्रिसेस का सिस्टम है, किसी तरह भी आपके पास ना एक वेक्टर स्पेसेस है, उसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। इनफैक्ट in various particulars, practical and theoretical problems, we have a set whose elements may be vector in three-dimensional space or a sequence of numbers or functions, and these elements can be added and multiplied by constants or numbers in a natural way. Like here we are describing about the structures of vectors के vectors के अंदर किस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कोई भी आपके पास सेट होता है, हम उसके ऊपर फिर देखते हैं कि क्या वो वेक्टर स्पेसेस की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर हमने 8 जो है वो देखी थी प्रॉपर्टीज की। आपके पास कोई भी स्पेस वेक्टर स्पेस तब कहलाती है कि अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर द फॉलोइंग 8 जो है पर्टिकुलर जो उसके पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। सच कंक्रीट सिचुएशन सजेस्ट द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस एंड डिफाइंड बिलो। अभी हम देखेंगे द डेफिनेशन विल इन्वॉल्व अ जनरल फील्ड के। द के जिसको हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि के क्या होती है, के इज एनी फील्ड। और वेक्टर स्पेस को डिस्कस करना जो है इट्स द इम्पॉसिबल और इररेलेवेंट विदाउट एनी फील्ड। जब भी हम कहते हैं वेक्टर स्पेस तो वी मस्ट हैव सम फील्ड के वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड। मे बी इट्स अ रियल नंबर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स आर स्क्वायर आर एन। ओके, फील्ड एक्सटेंशन में हम देख सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स जो हैं हम इसके साथ जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली वी आर फोकस इन फंक्शनल एनालिसिस के विल बी द आर और सी, द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स और द स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द एलिमेंट ऑफ के आर कॉल्ड स्केलर्स। हिंस यानी कि आप वो जो तमाम एलिमेंट्स जिन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा कहते हैं, कभी हम बीटा भी कहते हैं, उनकी जो भी मल्टीप्लिकेशन होती हैं हम उनको के से डिनोट करते हैं। हिंस इन आवर केस दे विल मे बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो we shall start now about the little more about the vector spaces. A vector space or linear space, इसको कभी कभार linear space भी कहते हैं, over a field K is a non-empty set X of the elements X, Y up to so on called vectors. यानी कि vector space जो है एक vectors की calculations, vector की collection होती है, एक class of vectors होती है जो कि together with two algebraic operations, दो तरह के algebraic operations इस पर डिफाइंड होते हैं for additions and subtraction, additions and multiplication के। Those operations are called vector addition and multiplication of vector by scalars, that is by element of k। मीन के आप जब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप k का कोई एलिमेंट लेके उसको मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट दोबारा उसी स्पेस के अंदर होना चाहिए। जब दो एलिमेंट्स को ऐड करें, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें तो वो एलिमेंट भी अपनी स्पेस के अंदर ही होना चाहिए। इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये वेक्टर स्पेस में होल्ड करनी होनी चाहिए। अब कौन सी दो इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, एक तो वेक्टर्स एडिशन का ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो जो वेक्टर एडिशन है एसोसिएटेड विद एवरी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन वेक्टर्स अ वेक्टर एक्स प्लस वाई। मीन यहां पर देखें x और y दो वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं। इफ यू आर टेकिंग x प्लस वाई तो ये इनका सम होगा और ये सम जो है वो दे मस्ट बी बिलोंग टू द सच स्पेस called the sum of x and y in such a way the following properties must be hold. The vector addition is commutative and associative, यानी कि ये commutative और associative law हमेशा hold करने चाहिए under addition that x plus y is same as the y plus x and x plus y plus z is same as x plus y and then plus z. Furthermore, there exists a zero vector called a zero vector for every number x. There exists minus x such that for all vector space we have x plus 0 equal to the x and x plus the minus x equal to the 0. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वेक्टर स्पेसेस के लिए कि जब आप किसी स्पेस को देखते हैं और आप कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जीरो मौजूद है। जीरो यानी कि अब देखें आर में जीरो जो है जस्ट जीरो होता है, आर स्क्वायर में जीरो जो है वो ओरिजिन होता है 0 0, आर क्यूब में इट्स
300, Rn में n00, इसी तरह हर स्पेस में स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस में आप लेते हैं एलपी स्पेसेस, वहां पे आपके पास सीक्वेंस होता है 00 कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये तमाम आपके पास जीरोस कहलाते हैं। हर स्पेस के अंदर वेक्टर स्पेस तब होती है कि उसके अंदर जीरो वेक्टर लाजमी मौजूद हो, कि आप उसको ऐड भी करें हर वेक्टर के साथ तो दोबारा जो आप x के इक्वल ही आए, किसी भी वेक्टर में आप इसे ऐड करें, देन यू अगेन ऑब्टेन द x। एंड आल्सो फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द एडिटिव इनवर्स, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी इसमें मौजूद होना चाहिए, कि आपके पास अगर आपने वो जो वेक्टर ऐड किया है, आपके पास वो जो वेक्टर है, आप उसमें एक ऐसा वेक्टर ऐड करेंगे आपके पास इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाए, तो वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। फॉर इंस्टेंस कि यू हैव सम x, सो यू मस्ट हैव सम माइनस x दैट इज इक्वल टू द 0। इस तरह के कंक्लूजन्स जो है अंडर एडिशंस हमारे पास वेक्टर स्पेसेस में होल्ड होने चाहिए। और द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, द बी पार्ट इज कि आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटेड विद एवरी वेक्टर x एंड एवरी स्केलर alpha belong to the scalar field K such that K alpha x called the product of alpha and x in such a way for all vectors x, y and the scalar alpha beta we have alpha times the beta x is equal to the alpha beta times x। मीन इस तरह की जो एसोसिएटिविटी है ये इसमें होल्ड कर होनी चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें 1 मौजूद होना चाहिए कि 1 into x is always equal to the x and the distributive laws for scalar multiplication that is the alpha times x plus y is same as the alpha x plus alpha y, alpha plus beta x is equal to the alpha x plus beta x। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं बहुत सारी एग्जांपल्स के कौन सी आपके पास वेक्टर स्पेसेस होती हैं और कौन सी नहीं होती। फॉर इंस्टेंस द वेरी ट्रिवियल एग्जांपल इज द R, द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेसेस। वो ये तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि आप इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है, जीरो भी उसमें मौजूद है आपके पास। इसी तरह आप स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन भी होल्ड करते हैं। तो इट्स मीन कि R इज एन एग्जांपल ऑफ द वेक्टर स्पेस। इसी तरह हमने Rn को देखा, फॉर एवरी n जो है Rn जो है इज अ वेक्टर स्पेस। और इसके बाद फिर हमने LP स्पेसेस को भी देखा, हमने बहुत सारी स्पेसेस, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ऐसी एग्जांपल भी देख चुके हैं कि जो वेक्टर स्पेसेस नहीं होती, कि किस तरह के आप जो दो ऑपरेटर हैं डिफाइन करें अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि आपकी स्पेस जो है वो नहीं रहती वेक्टर स्पेस। तो अब हम फर्दर जो है ना सब स्पेसेस को अगर देखें, लेकिन उससे पहले एक खास बात कि फ्रॉम द डेफिनेशन वी सा दैट कि आपके पास ये जो दो ऑपरेटर हैं जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, ये ऐसे ऑपरेटर हैं x क्रॉस x से x, इट्स अ जो है क्रॉस में आपके पास क्या है, इट्स एडिशन ऑपरेटर के दो एलिमेंट्स को ऐड करता है और जवाब आपके पास स्पेस x में ही मिलता है। यहाँ पर आप गौर करें कि x प्लस x का एलिमेंट x पे मैप हो रहा है, कि आप दो एलिमेंट को सम करते हैं जो आप फिर भी उसी सेट के अंदर ऑब्टेन करें। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास फॉर इंस्टेंस द सेट फ्रॉम 0 to 10 जीरो इसमें मौजूद है। क्या ये वेक्टर स्पेस है? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर आप यहाँ पर 10 और 1 को ऐड करें तो आंसर 11 आता है, जो कि मैप नहीं होता दोबारा x के ऊपर, जो कि 0 से लेकर 10 तक क्लोज सेट है। सो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस की जो पूरी एक चेन है, पूरी एक क्लास है, वो थोड़ी सी वास्ट होनी चाहिए। उसमें अंडर एडिशन यानी कि दोनों तरफ से वेक्टर्स होल्ड होने चाहिए, उनका हर एक का पॉजिटिव भी हर एक का नेगेटिव की भी, उनको सम करें तो आपके पास आंसर 0 वेक्टर मौजूद होना चाहिए। नाउ एंड वेयर एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इज अ मैपिंग दैट इज द k क्रॉस x टू x। k आपके पास क्या है? स्केलर, यानी कि आप अल्फा टाइम्स x लेते हैं तो जो आप अगेन आपके पास कोई x का एलिमेंट ही आता है। k इज अ स्केलर फील्ड और कोफिशिएंट फील्ड भी हम इसे कहते हैं ऑफ ए वेक्टर स्पेस x, एंड x इज कॉल्ड द रियल वेक्टर स्पेस। इफ x इक्वल टू r तो हम कहते हैं ये रियल नंबर्स की स्पेस में वी आर डीलिंग विद, एंड इफ हमारा k जो है, जो फील्ड है वो हम c लें तो इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इफ द फील्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम सब स्पेस को डिस्कस करें तो सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस x, लाइक इन अ सेट वी से दैट व्हाट अबाउट द सबसेट, कि उसके आपके पास एक एलिमेंट्स की कलेक्शन जो कि तमाम की तमाम बिलोंग करे अगेन अ सुपर सेट, किसी सेट को, तो हम कहते हैं वो जो सेट है x
y उसका सबसेट है क्योंकि y के तमाम एलिमेंट्स x में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब हम सबस्पेस के बारे में बात करते हैं, इसका जो है कॉन्टेक्ट भी लाइक अ जनरलाइजेशन ऑफ ए सबसेट एंड सेट एंड सबसेट टाइप है। फॉर इंस्टेंस के आपके पास अ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस x इज अ नॉन एम्प्टी सबस्पेस y of x such that for all y1 y2 belongs to the y and all scalars alpha beta we have the alpha y1 plus beta y2 belongs to the y। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि अभी हम आगे देखने जा रहे हैं कि आपके पास कोई से भी दो एलिमेंट y के ले लें, उनके साथ अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करें तो यू विल ऑब्टेन द डायरेक्टली एलिमेंट ऑफ y। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए किसी भी स्पेस के लिए, सब स्पेस के लिए, तो वो सब स्पेस जो है वो वेक्टर वो सब स्पेस होते हैं। किसी भी सबसेट के लिए किसी स्पेस के, तो वो सबसेट जो है वो सब स्पेस बन जाता है या सब स्पेस कहलाता है। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली अगर आप फोकस हों तो आपको इसमें दो बातें नजर आएंगी, यानी कि कौन सी दो ऐसी चीजें हैं इसमें जो होल्ड कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस के हेयर मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ इसको। नोट दैट कि आपके पास ना हम कहते हैं कि y1 प्लस y2 ये आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा बिलोंग करने चाहिए इस सेट कैपिटल Y को, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपके पास कि अल्फा टाइम्स y1 बिलोंग्स टू द y, ये दूसरी बात। और ये क्या है, ये y1 और y2 कौन से, तमाम y1 y2 जो आप ले रहे हैं इस कैपिटल सेट y के लिए, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि ये जो सब स्पेस आपके पास है ये उस सुपर वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। तो सब स्पेस अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, आप गौर करें तो ये अल्फा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग्स टू द y, ये इक्विवेलेंट है इस डेफिनेशन के। वन कैन कंक्लूड दैट कि दीज टूज आर इक्वल। आप इसको वेरीफाई भी करेंगे, इट्स जस्ट लिटिल बिट असाइनमेंट और लिटिल बिट थिंग कि आप जिसको कुछ स्टेप में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से मेंशन करता जाऊं आपके आगे कि दी alpha y1 plus beta y2 belongs to the y for all y1 y2 belongs to the y. This one is equivalent with these two conditions that the y1 plus y2 belongs to the y for all y1 y2 belongs to y, and secondly the alpha times y1 belongs to the y for all y1 जो भी आप एलिमेंट y1 लेते हैं जो y को बिलोंग करते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें क्या वो एक तो हम उसको कहते हैं कि वो सब स्पेस है उस वेक्टर स्पेस की। अब अगर हम देखें तो जिस तरह के हर सेट के दो सबसेट तो जरूर होते हैं, एक एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ, तो इसी तरह सब स्पेस में भी आपके पास जो है होल्ड करती हैं कुछ चीजें कि हिंस y इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। यानी कि अब जो सब स्पेस होती है अगर हम उसको अकेले स्टडी करें तो वो जो है एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी। The two algebraic operations being those induced from x, कि वही जो आप दो इसमें algebraic operations under additions and the scalar multiplication, कि दो vectors के additions and with scalar multiplication जो operator define हैं उसके तहत ये जो है y again it's a vector space. So a special subspace of x is improper subspace y equal to x। हम इसको improper subspace कहते हैं कि y जो है इक्वल टू x इटसेल्फ, हर स्पेस अपने आप के जो है सबसेट, हर सेट जो है अपना खुद सबसेट होता है, इस तरह हर स्पेस जो है वो अपने आप जो है सब स्पेस भी होती है। सो हियर वी कैन से दैट कि y इज अ इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ x एंड एवरी अदर सबस्पेस ऑफ x अदर देन द जीरो स्पेस इज कॉल्ड प्रॉपर। दो तरह की इम्प्रॉपर सबस्पेसेस होती हैं, कौन कौन सी, एक जीरो स्पेस कंटेनिंग द ओनली जीरो और दूसरी आपके पास सबस्पेस है x इटसेल्फ। तो ये दोनों जो है वो ट्रिवियल या आपके पास इम्प्रॉपर सबस्पेसेस हैं। जीरो भी सबस्पेस है क्योंकि ये आपके पास तमाम इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि आप इसमें से दो जीरोस लें, उनका सम करें, वो दोबारा जीरो को ही बिलोंग करेगा। और दूसरा केस अल्फा मल्टीप्लाई बाय जीरो इज बिलोंग टू द जीरो, तो जीरो सेट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जीरो स्पेस है वो भी सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की। Another special subspace for any vector space is that y equal to the zero, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। The next is the linear combination. A linear combination of vectors x1, x2 up to xm
of vector space X is an expression of the form alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus up to so on plus alpha n xn, alpha m xm. This is called the linear combination where the coefficient or scalars are alpha 1, alpha 2 up to the alpha m. These are any scalar or the constants which we have known. तो आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स लें, उनको आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपके पास ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है. इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लीनियर कॉम्बिनेशंस की, कि आपके लिए ये किस तरह से यूजफुल है, किसी भी स्पेस में कितनी इंपॉर्टेंस ये रखता है. इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे बेसिस में के केसेस में और डायमेंशंस के केसेस में. फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट M in X, set X, the set of all linear combinations of vectors of M is called the span of M. Span क्या है? तमाम linear combinations की collection. आप X अब जो है ना अल्फा 1 to up to अल्फा M कोई भी लेते जाएं डिफरेंट पूरे R में से, तो आपके पास एक कलेक्शन बनती जाएगी, इस तरह की पूरी क्लास बन जाएगी. और वो पूरी क्लास क्या कहलाती है? स्पैम ऑफ ए सेट, स्पैम ऑफ M, कि वो M को स्पैम कर रही है, यानी कि पूरे M को ड्राइव कर रही है. पूरा का पूरा आप सेट जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि आपके पास ना आर स्क्वायर में दो एलिमेंट्स होते हैं, उसके दो ही वेक्टर्स आप ले लें. उन दो वेक्टर्स को आप अल्फा 1 और अल्फा 2 जो मर्जी है आप आर के एलिमेंट लें, उनके साथ इन आर दो स्क्वायर के एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेट करें तो आप आर स्क्वायर का हर एलिमेंट ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि गोया ये पूरे के पूरे आर स्क्वायर को स्पैम करता है. इसी तरह आर एम को जो है वो स्पैम करता है. एम आपके पास उसमें एम वेक्टर्स हों और अल्फा एम आपके पास स्केलर्स हों, उनके आप सम से हर आर एम का एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं. इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ये देखेंगे अभी ही इसके फौरन बाद. Obviously, this is a subspace Y of X and we say that Y is spanned or generated by M. कि आपके पास वो जो पूरी Y स्पेस है वो इससे जनरेट होती है. जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि हम R3 को स्पैम कर सकते हैं, RM को स्पैम कर सकते हैं इन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशंस की मदद से. Definition: linearly dependent and independent vector spaces. Linear independence and dependence of a given set M of vectors x1, x2 up to xr, where r is greater than or equal to 1 in a vector space X are defined by the means of the equation कि alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus up to so on plus alpha r xr equal to 0, where alpha 1, alpha 2 up to the alpha r are scalars. कि आप इसको इस फॉर्म में ले लें तो ये आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को अज्यूम किया कि दैट इज इक्वल टू द 0. क्लियरली इक्वेशन R, आपके पास ये इक्वेशन जिसको हम I इक्वेशन कह रहे हैं, होल्ड्स फॉर अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन इक्वल टू द अल्फा R एंड दैट इज इक्वल टू द 0. कि तमाम के तमाम आप अल्फा R की वैल्यूज जो है इक्वल टू 0 ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन होल्ड करती है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट Is there exist some others alpha i's, कोई एक और आपको कम से कम एक अल्फा i's मिलता है जिसको आप इससे नॉन जीरो है और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर फिर भी 0 आता है. अगर तो इस तरह से है तो आपके पास ये स्पेस लीनियरली डिपेंडेंस होगी. लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है अल्फा इस पूरी इक्वेशन को 0 करने की, यानी कि एक ही ट्रिवियल सोल्यूशन है इस होमोजीनियस इक्वेशन का कि आप तमाम अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा r को इक्वल टू 0 लेते हैं. तो उस केस में वी से दैट इट्स अ इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस. कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं, दीज वेक्टर्स और वेक्टर स्पेस जहां से आपने एलिमेंट लिए हैं, इट्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ दिस, यानी कि हम कह सकते हैं इफ दिस इज द ओनली R टपल्स ऑफ स्केलर्स फॉर विच I होल्ड्स then M is said to be the linearly independent, otherwise it's a linearly dependent. तो that is the, आपके पास इसमें जितने भी ऑल टपल्स हैं वो सारे के सारे आपके पास नॉन जीरो हों. किस केस के लिए? डिपेंडेंट केस के लिए. An arbitrary subset M of Y is called linearly independent if every non-empty finite subset of M is linearly independent. कि आपके पास वो पूरी की पूरी जो सबसेट M है is called linearly independent. कि आपके पास for every non-empty finite subset of M is linearly independent. Independent क्या है कि उनके linear combination equal to 0 हो सकते हैं if and only if the all alpha i's must be equal to the 0. तमाम के तमाम हमारे पास 0 हों.
and in this way M is called the linearly dependent if M is not the linearly independent. यानी कि जो linearly dependent होता है वो independent नहीं होता, इसी तरह जो linearly independent होते हैं वो dependent नहीं होते, और इनकी काफ़ी importance है. For instance के a motivation of this terminology results from the fact that if M is a collection of the elements x1, x2 up to the xr is linearly dependent, at least one vector of M can be written as a linear combination of the others. For instance, if I holds with an alpha r not equal to 0, then M is linearly dependent, and we may solve that equation number I for x equal to r to get x r equal to the beta 1 x1 plus up to so on plus beta of r minus 1 x r minus 1. यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने एक्सप्रेस करूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास सपोज दैट कि एक कलेक्शन है अल्फा 1 x1 प्लस इसी तरह हम कहते हैं दी अल्फा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस दी अल्फा n xn. हमने एक कलेक्शन ली n वेक्टर्स की और उनका हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्टेन किया जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर द स्केलर्स. ये हमारे पास स्केलर हैं. हम कहते हैं कि सपोज दैट दिस सम इक्वल टू 0. अगर तो ये स्पेस लीनियरली डिपेंडेंट है. लीनियर डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि तमाम अल्फा आईज जो हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, उसके लिए भी ये इक्वेशन होल्ड करती है. अगर तो तमाम अल्फा आईज आप 0 लें तब ही ओनली फॉर ऑल अल्फा आईज के लिए ये इक्वल टू 0 है, तो फिर तो हम कहते हैं इट्स अ लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट है तो सपोज करते हैं कि आपके पास इसमें ना एक ऐसा भी आपके पास सपोज के देयर एग्जिस्ट एक हमारे पास ना कोई अल्फा जे है जो नॉन जीरो है और वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि आप भले ही बाकी तमाम अल्फाज को इक्वल टू 0 ले लें, अल्फा जे आप नॉन जीरो लें, तब भी आपकी जो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है जिसका मैं नाम रख लेता हूं दिस इक्वेशन से इक्वेशन ए, इट्स आल्सो सेटिस्फाई. अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हम इसको फिर इसकी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. वन कैन राइट हियर दैट के इक्वेशन नंबर ए से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दी अल्फा जे के साथ आपके पास जो एक्स जे होगा that is equal to the हमारे पास क्या आ जाएगा, one can write here the minus time alpha 1 x1 minus times alpha 2 x2. इसके बाद इस तरह आपके पास जो माइनस के साइंस है सारे के सारे, one can say that the minus times हमारे पास up to so on minus alpha n xn. हमने अल्फा जे वाली टर्म यहाँ पे रखी. अल्फा जे आपके पास यहाँ पे कहीं दरमियान में मौजूद है, यहाँ पे सेंटर में, तो हम अल्फा जे को इस साइड पे रख लेते हैं. और चूंकि हमारे पास अल्फा जे नॉन जीरो है तो अब हम इसको अगर डिवाइड भी करते हैं यहाँ से तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह की आ जाएगी, दी अल्फा जे एक्स जे इज इक्वल टू द माइनस अल्फा 1 ओवर अल्फा जे x1 माइनस अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म हमारे पास जो आएगी माइनस the alpha n times alpha the j times xn. इस फॉर्म में आ जाएगी. Here one can say that is like a xj is equal to some the beta 1 x1 minus इसको प्लस the beta 2 x2 plus up to so on plus the beta n xn. यानी कि हमने यहाँ पे वो जो वेक्टर नॉन जिसका स्केलर नॉन जीरो है उसको बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया. यानी कि बाकी जो वेक्टर्स हैं अगर हम उनको ऐड करें इस तरह से तो हमारे पास ये वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है. तो इससे क्या हम कंक्लूजन लेते हैं कि जो बाकी ये वेक्टर्स हैं ये इनका सम करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये अल्फा जे वेक्टर आ जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे वेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है, एक दूसरे पर ये वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐड या सब्ट्रैक्ट से ऑब्टेन हो जाते हैं. अगर कोई एक भी उसमें दूसरों के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारी वो पूरी क्लास ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर कोई सा एक भी डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है दिस क्लास इज डिपेंडेंट. तो आप इस तरह से ये रिलेशन जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ जो कि हमने यहाँ पे कंक्लूड किया. इसके बाद हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करते हैं.
कि वेक्टर स्पेस X इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल। हम फाइनाइट डायमेंशनल कब कहते हैं? इफ देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट X कंटेन्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। आपके पास X जो है वो कंटेन करे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स, कि n टोटल आपके पास इंडिपेंडेंट लीनियर वेक्टर्स जो है वो मौजूद हैं, वेयर एज एनी सेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर्स ऑफ X इज लीनियरली डिपेंडेंट। कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट सेट की चॉइस है वो सिर्फ n तक ही महदूद है, और जो ही आपने n+1 लिया वो सेट हो गई लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि वो जो आपने एक और वेक्टर उसमें ऐड किया वो तो वही वेक्टर है जो बाकियों को ऐड करके बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नए वाले को ऐड करने से अब क्लास ऐसी होगी जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, यानी कि उनको ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके आप वो एलिमेंट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट्स मीन कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अपने अंदर अटेन करती है। इसी तरह हम कह सकते हैं n इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ x। वो जो n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपके पास सिर्फ मौजूद हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो आपको बताता है कि व्हाट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशन आपके पास जो होगी इसमें n डायमेंशन ही कहलाएगी इस केस में, एंड रिटन दैट डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू द n। We also say that what about the dimension of zero space? जीरो वेक्टर स्पेस अगर हम ले लें तो चूंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एक ही सिर्फ जीरो सिंगलटन एलिमेंट है, तो इसकी जो डायमेंशन है कि इसमें आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है ही नहीं, जीरो वेक्टर है जिसके साथ आप लीनियरली इक्वल टू यानी कि अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर आपके पास अल्फा ना भी लिया जाए तब भी जीरो इक्वल टू द जीरो है, तो वी से दैट द डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू द जीरो, कि जो नल स्पेस होती है इसकी डायमेंशन जीरो है। If X is not finite dimensional space, then it is said to be the infinite dimensional space. अब यहाँ पर हम अगर वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करते आए कि जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट अबाउट द डायमेंशंस, तो आर स्क्वायर को ड्राइव करने के लिए दो एलिमेंट काफी होते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो इसको स्पैम करते हैं, जो जिससे हम पूरी स्पेस को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर आर के लिए देखें कि हमारे पास आर के अंदर कोई भी एलिमेंट है ऑफ द फॉर्म x+y एक्स और वाई, यानी कि आर स्क्वायर का एलिमेंट, तो हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं कोई भी एक्स के साथ अगर हम ये वेक्टर आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें 0 1 प्लस द वाई टाइम्स 1 0 एंड 0 1, तो आपके पास यानी कि ये दो आपके पास वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन से ये एलिमेंट ऑब्टेन कर लिया। तो इसी तरह हम आर के लिए तमाम जो है ना एक्स वाई जो कि आर को बिलोंग करते हैं उनको हम इस तरह से सेटअप करके आर स्क्वायर का हर एलिमेंट जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास कौन से एक्स वाई लें, एक्स वाई की ये तमाम जो क्लास आपके पास बनेगी दैट स्पैन दिस सेट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को स्पैन करती है। और कितने आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, कौन से 1 0 और 0 1। कैसे ये इंडिपेंडेंट हैं कि हम कहते हैं कि आपके पास लेट करते हैं कि अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस द बीटा टाइम्स अब हमारे पास है 0 1 इक्वल टू द 0 0। यहाँ पे वेक्टर क्या है, आर स्क्वायर के एलिमेंट जो कि टू टपल होते हैं, तो 0 0 ले लेते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू द 0, यानी कि इसका सोल्यूशन यूनिक है कि आपके पास सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 0 लें तब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे अल्फा और बीटा की कोई और चॉइस रख नहीं सकते जिससे आप इसका 0 0 सोल्यूशन ऑब्टेन करें। तो इट्स गिव्स अस दैट कि ये जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आर स्क्वायर में आप तीसरा कोई भी वेक्टर इसमें जब ऐड करेंगे या यूज करेंगे तो उस सेट में जो ही तीसरा आएगा वो इन दोनों से डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आर स्क्वायर का हर एलिमेंट हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों से ड्राइव हो सकता है। तो तीसरा अगर आप जो लेंगे वो लाजमी से ड्राइव हो रहा होगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो उससे कंक्लूजन हमारे पास ये आएगा कि आर स्क्वायर की जो वो अब ये जो हमारे पास स्पेस है जो हमने ड्राइव की इसकी डायमेंशन जो है वो 3 हमारे पास आ गई, लेकिन 3 नहीं है डायमेंशन, तो हमारे पास जो है ना हाउ मच द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वी हैव, दो काफी हैं तो दो ही इसकी जो है वो डायमेंशन होगी कि आपके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो हमने तीसरा ऐड किया तो हमने देखा कि दिस स्पेस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो आपके पास 2 है।
आर स्क्वायर की, आर की डायमेंशन 1 है, जीरो स्पेस की डायमेंशन 0 है, आर एन की डायमेंशन n है। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ पोलिनोमियल पी एन स्पेस? आप कोई भी पी एन लेते हैं, यानी कि हमारे पास पी एन ऑफ एक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो आपके पास जितने भी ये पोलिनोमियल्स हैं, फॉर इंस्टेंस के ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे आपके पास ए एन एक्स एन, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। व्हाट इज द डायमेंशन इफ समवन आस्क के इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास? द डायमेंशन ऑफ पी एन ऑफ एक्स इज द n प्लस वन। n प्लस वन क्यों? क्योंकि आपके पास देखें x की हायर पावर n है और x की जो लीस्ट पावर है वो 0 है, तो 0 से लेकर n तक वेक्टर्स हैं, दे आर अबाउट n प्लस वन वेक्टर्स के। इनको आपने कोई भी टर्म बनानी है तो पोलिनोमियल की आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो उसमें भी आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, यानी कि पहली कांस्टेंट के लिए प्लस a1x फिर प्लस a2x स्क्वायर, तो आपके पास x रेज पावर 0, x रेज पावर 1, x रेज पावर 2, तो इसकी डायमेंशन आपके पास जो होती है वो n प्लस वन होती है। उसकी वजह ये है कि दे आर मस्ट हैव द n प्लस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसकी एक रीजन ये भी है कि वाई वी से दैट कि n प्लस वन डिमेंशन है, क्योंकि हमारे पास n प्लस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद होते हैं एवरी कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स में। क्योंकि अगर हम सपोज करते हैं कि आपके पास ये पोलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू द 0 है, कि अगर हम लें p ऑफ n x इक्वल टू 0, अगर यही हमारे पास इक्वेशन 0 है तो उसके लिए ये कब 0 हो सकती है? इफ एंड ओनली इफ, तमाम x के लिए तभी 0 हो सकती है, क्योंकि x आपका कोई भी नंबर है, मे बी इट्स 0 और नॉट, तब होगी जब आपके पास a i's इक्वल टू द 0 फॉर ऑल i। जितने भी i आपके पास हैं, यानी कि i आपके पास 0 से लेकर n तक हैं, i जितने भी हम ले रहे हैं 0, 1, 2, 3 अप टू n तक, इन तमाम के लिए अगर ये 0 है तब आपके पास Pn 0 होगी, और इसके अलावा कोई ऐसी चॉइस नहीं है जो कि हर x के लिए इस पोलिनोमियल को 0 कर दे। तो इट्स मीन दैट दिस वी मस्ट हैव द i इक्वल टू 0 टू n, सो n प्लस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अटेन इन सच स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स। अब इफ डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू द n, a linearly independent n tuples of vectors of x is called a basis of for x। जो देखें बेसिस क्या करती हैं, बेसिस हमारे पास ना n प्लस वन जो इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की क्लास होती है उसको हम बेसिस कह देते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्पेस को जनरेट भी करती हैं। जिस तरह के मैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आर स्क्वायर के बारे में, कि अगर हम आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट लें, आर स्क्वायर का यानी कि x, y कोई भी ले लें, तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं अल्फा वन, यहाँ पर हम लेकर इस एलिमेंट को ड्राइव कर सकते हैं बड़े आराम से, कि अल्फा वन के साथ जो आपका कोएफिशिएंट यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट हैव द 0, 1, इसी तरह प्लस द हम यहाँ पे बीटा 1 ले लें बेशक, और साथ आपके पास 1, 0, तो दिस विल गिव्स अस कि आपके पास वो जो x की वैल्यू है, दिस सच x इक्वल टू द x जो है वो आपके पास आपको वैल्यू दे रहा है x इक्वल टू द अल्फा वन, एंड सिमिलरली द y इज इक्वल टू द बीटा 1। तो हमारे पास अल्फा 1 और बीटा 1 हर एक के लिए ये वैल्यूज बड़े आराम से अटेन हो जाती हैं। तो आर स्क्वायर का हर एलिमेंट हम इनसे जनरेट कर सकते हैं, और ये आपके पास है कितनी? देयर आर द ओनली टू इन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? 2। सिर्फ 2 वेक्टर्स ही काफी हैं आर स्क्वायर के हर एलिमेंट को ड्राइव करने के लिए, इसके अलावा नहीं, क्योंकि आप देखें कि आर स्क्वायर का हर एलिमेंट ड्राइव करने के लिए आप कौन सा स्केलर मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास कम से कम 2 वेक्टर्स जरूर होने चाहिए, जिस तरह के 1, 0 और 0, 1, इनको हम बात करते स्टैंडर्ड वेक्टर्स भी कहते हैं या स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं। बेसिस क्यों? क्योंकि इनकी डायमेंशन 2 है, ये सिर्फ 2 ही हैं जो पूरे आर स्क्वायर को ड्राइव कर रहे हैं और आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास जो n टपल्स होते हैं जो पूरी स्पेस को स्पैम करते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर द बेसिस फॉर सच सेट। ये सेट की बेसिस है। बेसिस हमारे पास बहुत सारी और तरह की भी हो सकती हैं, यानी कि हमने यहाँ पे देखा 1, 0, 0, 1 बेसिस हैं, हम और काफ़ी सारी बेसिस भी देख सकते हैं। किसी भी सेट की जो है एक से ज़्यादा बेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं।
इफ E1, E2 अप टू En इज अ बेसिस फॉर x, आपके पास सपोज के वी आर इन Rn में डेफिनेटली आपके पास ना n उसकी जो है n डायमेंशन है, तो आपके पास n उसकी बेसिस होंगी, बेसिस के एलिमेंट्स होंगे. एवरी x बिलोंग टू x हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स. कि हर एलिमेंट जो है वो आप देखें x कोई भी नंबर, वो आपको इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन में मिलेगा. जिस तरह मैंने x और y को देखा, तो x और y जो है ना, आपके पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से मिलेगी. अब मैं अगर दूसरे वर्ड में आपको कोई एग्जांपल से, किसी एग्जांपल से बताऊं, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई एलिमेंट है, फॉर इंस्टेंस के हेयर हम कहते हैं 5 एंड द -3. ये एलिमेंट इन बेसिस, ऊपर वाली जो बेसिस है, इनकी रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वन कैन से दैट the -3 times 0 1 plus the 5 times 1 0. अब 0 1 कहें या 1 0, वेक्टर आगे पीछे ऑर्डर का कोई इशू नहीं है यहाँ पे. तो आपके पास ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि r स्क्वायर का ये एलिमेंट इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया, और कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं जो कि आप लिख सकें इन वेक्टर्स को यूज कर. यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस हमने देखी कि r स्क्वायर का या Rn का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट होता है. फॉर इंस्टेंस अ बेसिस फॉर Rn इज E1 इक्वल टू द 1 0 0 अप टू द 0. इसी तरह E2 जो है उसमें 0 1 0 0 0 अप टू सो ऑन, लास्ट में 0, और En जो है 0 0 0 और लास्ट टर्म उसकी आपके पास 1 आ जाती है. दे आर समटाइम्स कॉल्ड द कैनोनिकल बेसिस ऑफ Rn, और स्टैंडर्ड बेसिस भी इनको कहते हैं, चूंकि ये स्टैंडर्ड 1 0 0 1 हमारे पास स्टैंडर्ड है. R3 की जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी कि R3 का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है. तो आप इस तरह की यूनिक रिप्रेजेंटेशन से आप अपना हर एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये सारे आपस में है भी क्या? दे आर ऑल आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट. व्हाई नीड टू चेक दैट, कि अगर आप कोई भी आपके पास अल्फा लेकर इक्वल टू 0 करते हैं, तो मस्ट बी द अल्फा इक्वल टू द 0 एंड बीटा इक्वल टू द 0 फॉर सच पर्टिकुलर केस. अब ये मोर जनरली, इफ x इज एनी वेक्टर स्पेस नॉट एसेंशियली फाइनाइट डायमेंशनल. अब अगर हम Rn से बाहर आते हैं, सपोज वी आर इन LP स्पेस और स्पेस ऑफ सीक्वेंस और द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो वहां पे क्या है? B इज लीनियरली independent subset of x which spans x, then B is called a basis or Hamel basis for x. कि आपके पास हर वो सेट इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में भी यही होना है कि आपके पास वहां पे डायमेंशन हमारे पास चूंकि इनफाइनाइट होती है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो उसके जो लीनियरली हाउ मच द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर implying the role that कि आप उसका हर एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं उन वेक्टर्स की मदद से, यानी कि आप पूरी की पूरी स्पेस उससे स्पैन कर सकते हैं, स्पेस का हर एलिमेंट जो है उनसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Hence, if B is a basis for x, then every non-zero x belongs to x has a unique representation. हमारे पास हर x जो है उसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में भी यही रिजल्ट एज सच सेम होल्ड करता है. एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ बीटा विद नॉन जीरो स्केलर्स और कोफिशिएंट्स, जो कि नॉन जीरो हम इसमें कोफिशिएंट्स लेते हैं, दे आर सम स्केलर्स. एवरी वेक्टर स्पेस x दैट इज नॉट अ जीरो स्पेस हैज अ बेसिस. R स्क्वायर की बेसिस हैं, R की बेसिस. अब R की बेसिस क्या है? R की बेसिस, चूंकि R की डायमेंशन 1 है, तो R यानी कि एक ही डायमेंशन है उसकी. R स्क्वायर की 2 डायमेंशंस हैं, R 2 डायमेंशनल है R स्क्वायर. तो R की जो अगर आप देखें, वन कैन आस्क यू व्हाट अबाउट द बेसिस फॉर R, तो R की बेसिस आपके पास क्या है? 1 इसकी बेसिस है R स्क्वायर की, क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ 1 ही मौजूद है. अब 1 से हर एलिमेंट, हर अल्फा मल्टीप्लाई करके अल्फा ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू द 1 टाइम्स x. सो बेसिस इस तरह R स्क्वायर की बेसिस 2 हैं उसके, यानी कि उसकी डायमेंशन 2 है आपके पास. बेसिस यहाँ पे मैं जब कहूँ तो इसका मतलब है बेसिस के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं R स्क्वायर में. R3 में बेसिस के एलिमेंट्स की तादाद 3 है. बेसिस बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन अब बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? R स्क्वायर की बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही है, 1.
1 एलिमेंट उसमें होता है क्योंकि इसकी डायमेंशन 1 है। तो हर वेक्टर स्पेस की जो है बेसिस होती हैं, ठीक है। जिस तरह हमने R3 की बेसिस को डिस्कस किया, द स्टैंडर्ड बेसिस आर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। दीज आर द 3 वेक्टर्स इन R3 विच स्पैन एंड as well as they are linearly independent. एक अच्छा रिजल्ट ये भी है कि आप चेक करते हैं कि कोई भी आपके पास सेट है वो बेसिस कब होगा। एक तो ये कि वो पूरे सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एलिमेंट्स उस पूरी स्पेस को स्पैन करें, यानी कि R क्यूब है तो R क्यूब को स्पैन करें, वो 3 जो आपने वेक्टर्स लिए हैं, 3 या जितने भी लिए हैं। दूसरे नंबर पर वो वेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट हों। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पैन भी करते हैं तो वी कंक्लूड दैट कि आपके पास वो जो स्पेस है वो जो है वो जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिस होंगे उस सेट के R3 के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि R3 की डायमेंशन 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। अगर चौथा होगा तो जिस तरह हम कह चुके हैं कि वो फोर्थ जो होगा वो बाकियों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बड़े आराम से ऑब्टेन हो जाता है। इस वजह से वो फिर उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंसी नहीं रहती। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट इन्वॉल्व हों, इसी तरह 3 से कम भी नहीं हो सकती। तो हर n डायमेंशनल के लिए, यानी कि Rn को अगर आप देखें तो उनकी डायमेंशन n है, उसमें उसकी बेसिस के एलिमेंट्स ना तो n से कम हो सकते हैं ना n से ज्यादा। इन अ फाइनाइट डायमेंशनल केस इट इज क्लियर, यानी कि हम Rn से देख सकते हैं, R स्क्वायर R के हर के लिए हम देख सकते हैं। बट फॉर आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एन एग्जिस्टेंस प्रूफ विल बी गिवन बाय द यूज ऑफ Zorn's lemma. Zorn's lemma is a very important lemma which clarify that कि how you can say about the infinite dimensional vector spaces और उनकी basis के बारे में। वो हम Zorn lemma जो है अपने आने आने वाले lectures में study करेंगे और उसकी applications भी। लेकिन इसकी सबसे अच्छी application ये क्या है कि infinite dimensional vector spaces के अंदर हमें existence देता है कि आपके पास कितनी basis हैं कि नहीं है, basis exist करती हैं कि नहीं करती हर set के लिए। तो वो हम इसमें ज़ोंग लेमा से ये इसके कंक्लूजन्स को ऑब्टेन करेंगे। अब हमारे पास एक यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट है जो डायमेंशंस ऑफ ए सबस्पेस के बारे में है। लेट एक्स बी ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है आपके पास। देन फॉर एवरी सबस्पेस वाई ऑफ एक्स हैज डायमेंशन लेस देन एन, के कोई वेक्टर स्पेस है आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो उसकी जो भी सब स्पेस होगी उसकी आप प्रॉपर सब स्पेस लें, यानी कि ना वो जीरो है ना वो इटसेल्फ है, तो उसकी बेस हमेशा इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, वो n से हमेशा छोटी होगी, n से स्ट्रिक्टली लेस होगी। अब हमें पता है कि इफ n इक्वल टू द जीरो, कि आप जीरो स्पेस को ही स्टडी कर रहे हैं, तो जीरो स्पेस में तो x इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास नल स्पेस है उसकी डायमेंशन जो है वो जीरो होती है एंड हैज नो प्रॉपर सब स्पेस। इसका मतलब है दिस केस इज यूजलेस। सो वी मस्ट हैव डिस्कस अबाउट सम द स्पेस विच हैव सम नॉन जीरो n, जिसमें n कोई नॉन जीरो हो। और इसी तरह इफ अगर आपके पास y डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू जीरो है, तो उससे क्या होगा, इससे वी कंक्लूड दैट कि y जो है वो सिर्फ उसके अंदर एक ही एलिमेंट है जीरो, यानी कि वो जीरो वेक्टर उसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरह फिर वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। सो फॉर प्रॉपर सब स्पेस के लिए अगेन द थिंग इज यूजलेस। सो वी कंक्लूड दैट कि आपके पास x इज नॉट इक्वल टू y एंड आल्सो नॉट इक्वल टू द जीरो स्पेस। सो दिस implies दैट द डायमेंशन ऑफ x आइदर इक्वल टू 1 और द ग्रेटर देन 1, यानी कि आपके पास स्पेस की डायमेंशन जो होती है वो हमेशा कोई नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सपोज के हमारा वो जो नंबर है वो कोई n है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। क्लियरली डायमेंशन ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x, दैट इज n, कि x की डायमेंशन अगर हमारे पास n है जो कि हमारी गिवन assumption है, तो y की डायमेंशन जो है वो लेस देन इक्वल टू द x होगी। नाउ इफ द डायमेंशन ऑफ x वर n, अगर x की डायमेंशन y की डायमेंशन भी अगर n के इक्वल होती जिस तरह के x की है, तो देन वी वुड हैव अ बेसिस ऑफ n, तो हमारे पास n के लिए जो है वो बेसिस ऑब्टेन हो जाती हैं, n एलिमेंट्स विच वुड आल्सो बी द बेसिस फॉर x एंड हिंस द डायमेंशन ऑफ x is equal to the n, so that x equal to the y, and we again obtain that it's a इसका improper
इसकी इम्प्रॉपर सबस्पेस बन जाती है हमारे पास y जो है x की। तो वी मस्ट हैव के दिस शोज दैट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस x in x must we have fewer than n elements and hence the dimension of the space y is strictly less than the n। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास if y is a improper subspace of some set x के लिए ये improper subspace है और x की आपके पास डायमेंशन जो है वो n की इक्वल है, then the dimension of y is strictly less than the x and the dimension of x which is equal to the n, ये जो कि n के इक्वल है। हमारे पास ये रिजल्ट हमेशा इसमें होल्ड करेगा। So now we need to discuss some examples कि describe the span of m। m आपके पास एक सेट है 1 1 1 जिसमें है 0 0 2, ये R3 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब R3 के जो एलिमेंट्स हैं इनमें हम देखते हैं कि किस तरह के आपके पास एलिमेंट्स इससे ऑब्टेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर देखें R3 का आपका के पास हर एलिमेंट जो होगा वो मस्ट बी इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी, यानी कि 3 टपल होगा। तो अगर हम अपनी इस फर्स्ट रिजल्ट को देखें कि हमारे पास कोई भी एक्स वाई जी अगर हम लेते हैं तो वो हम यहाँ से किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आपके पास यू मस्ट हैव यहाँ पे कोई अल्फा हम मल्टीप्लाई करें पहले वेक्टर के साथ 1 1 1 प्लस जो आपके पास यहाँ पे कोई बीटा इसके लिए एग्जिस्ट करेगा जिससे आप 0 0 2 ऑब्टेन करें। तो दिस विल गिव्स अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, द अल्फा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप इसको सम करके ऑब्टेन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y इज अगेन द अल्फा। और इसी तरह z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ z इज द अल्फा प्लस द 2 बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये इस तरह के एलिमेंट की स्पेस है जिसमें आपके पास x y z आर ऑफ द फॉर्म कि किस तरह के एलिमेंट को स्पैम करती है कि जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट रिपीटेड हो और तीसरा एलिमेंट जो है वो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में आए, यानी कि इस तरह के तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो है वो आपको ये स्पेस देती है। तो ये स्पेस ना तमाम इस तरह के एलिमेंट स्पैम करती है जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेम है, यानी कि 1 1 देन फिर जो आपके पास होगा नेक्स्ट उसमें 3 होगा 1 1 3, यानी कि एलिमेंट जो है इससे स्पैन हो सकता है। इस तरह -1 -1 3 हो सकता है, या आप अल्फा बीटा जो भी लें आर के एलिमेंट्स उनके लिए तमाम इस तरह के एलिमेंट को ये स्पेस जो है वो इनको ड्राइव करती है, स्पैन करती है। इन प्रॉब्लम नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R3 constitute a subspace of R3। कौन कौन सी यहाँ पे R3 की सबस्पेस हैं। सबस्पेस के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट बात चेक की थी कि आप R3 के कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट लें, यानी कि सपोज करते हैं x और y R3 के एलिमेंट हैं, ठीक है, दोनों 3 टपल्स होंगे, तो आपके पास अल्फा x प्लस बीटा y जो आप लेते हैं वो भी होना चाहिए किसमें मौजूद, R3 के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब आप देखें कौन कौन सी ऐसी आपके पास ये कलेक्शंस हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। फॉर इंस्टेंस इन द फर्स्ट वन अगर आप गौर करें कि इसमें तमाम ऐसे एक्स मौजूद हैं जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है और थर्ड एलिमेंट जो है वो 0 हो। अब आप इस स्पेस के अंदर से 2 एलिमेंट उठाएं, यानी कि आपके पास हम चॉइस ले लेते हैं जिसमें ईटा 1 इक्वल टू ईटा 2 है और ईटा 3 0 है, यानी कि हमने y एक एलिमेंट ले लिया ईटा 1 ईटा 2 जिसमें है और तीसरा एलिमेंट 0 है, यानी कि ईटा 3 इक्वल टू 0 है। y इज ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ईटा 1 इक्वल टू द ईटा 2 वाइल द ईटा 3 इक्वल टू 0। अब आप इनको x प्लस वाई को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करें तो वी कंक्लूड दैट कि ये अगेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो जो सम आएगा उसमें आपके पास ना द अल्फा जो कंडीशन आएगी द अल्फा टाइम ईटा 1 इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स ईटा 2 और ईटा 3 जो है प्लस ईटा 3 प्लस एक्साई 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास आराम से वो जो इन दोनों एलिमेंट का सम होगा वो R3 को यानी कि इस क्लास को बिलोंग कर जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है जिसमें ईटा 1 इक्वल टू ईटा 2 है और ईटा 3 इक्वल टू 0 है। ऑन दी अदर हैंड यानी कि हम कह सकते हैं कि A जो है वो आपके पास सब स्पेस है।
क्योंकि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो वेक्टर्स की सब स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। मिसाल के तौर पर आप दो एलिमेंट लेते हैं क्लास में से, जो हमारे पास एलिमेंट है ना यहाँ पे आई से के आपके पास xi1 इक्वल टू द xi2 प्लस 1, ये हमने एक और एलिमेंट लिया है इसमें से xi1 xi2 xi3। अगर हम एलिमेंट ऐड करते हैं, x जो है वो xi1 xi2 xi3 है 3 टपल, y जो है वो eta1 eta2 eta3 है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनके ऐड से हमारे पास जो नए एलिमेंट आते हैं, यानी कि कौन कौन से, दी xi1 प्लस eta1 xi2 प्लस eta2 और इसी तरह xi3 प्लस eta3, ये आपके पास एक नई कलेक्शन आती है। क्या ये भी इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि हर एक आपका जो है ना xi1 प्लस eta1 वो इस तरह की फॉर्म में है कि दैट इज द xi2 प्लस eta2 सत प्लस 1? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर यहाँ पे इनको आप सम करके देखें तो आपके पास इस केस में सम 2 आ जाएगा जबकि ये 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सिंस दिस डज नॉट सेटिस्फाई दिस वन, ये आपके पास इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वल आएगा xi2 प्लस eta2, xi2 प्लस द eta2 इक्वल टू प्लस 2 की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो स्पेस है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। इन अ थर्ड प्रॉब्लम, x विथ पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव xi1 xi2 xi3। अब हमें पता है कि आप जो भी अल्फा बीटा की कलेक्शन ले लें, उनको अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आपके पास एलिमेंट पॉजिटिव ही आते हैं। बट इज दिस होल्ड फॉर एवरी अल्फा बीटा, कि आप और अल्फा और बीटा अगर आपके पास एक दोनों अगर नेगेटिव ले लें अल्फा और बीटा, उनको सम करें तो वो R3 को बिलोंग करते हैं, यानी कि उस सेट को तो बिलोंग क्या करते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स की कलेक्शन। नेगेटिव एलिमेंट्स की कलेक्शन आपके पास बिलोंग नहीं करती, हर अल्फा के लिए तो नहीं है। ये सिर्फ अगर हम यहाँ हमारे पास जो स्केलर हैं पॉजिटिव होते लाइक अ कौन, तो वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करते। ये कौन तो है लेकिन इट्स नॉट अ सब स्पेस, लेकिन कौन में ये होता है कि सिर्फ हम पॉजिटिव एलिमेंट्स की कलेक्शन लेते हैं, तो ये भी आपके पास सब स्पेस नहीं है। इसी तरह चौथे कंडीशन में आपके पास ये कंस्ट्रेंट इक्वल टू द के सेटिस्फाई होना चाहिए, xi1 xi2 xi3। अगर आप दो एलिमेंट डिफरेंट ले लें, यानी कि eta1 eta2 eta3, उनको भी सम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यू कैन अटेन एलिमेंट द k प्लस ईटा कोई कांस्टेंट आ जाएगा जो कि इन टर्म्स को फिलफिल नहीं करेगा कि हाउ यू कैन अटेन द सम। तो उस वजह से ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इन प्रॉब्लम नंबर 3 हम देखते हैं कि सपोज दैट वी हैव द वेक्टर्स x1 x2 अप टू सो ऑन, वेयर ईच x जो है वो आपके पास एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और डिफाइंड इस तरह से है कि ईच एक्स जे टी इज इक्वल टू द टी टॉप जे टी पावर जे, यानी कि पहला एलिमेंट जो है x1 जो है वो t है, x2 जो है वो t स्क्वायर t क्यूब अप टू सो ऑन, शो दैट दिस कलेक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन स्पेस C क्लोज इंटरवल ए बी। ये इंडिपेंडेंट सेट है। अब इंडिपेंडेंट सेट शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर आप इनके साथ कोई भी अल्फा की कलेक्शंस ले लेते हैं तो इस तरह के आपके पास अल्फा 1 t प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है अल्फा 2 t स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट अल्फा n t n इक्वल टू 0। अगर हम इक्वल टू ये 0 लेते हैं तो आपको पता है कि ये इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ तमाम t के स्क्वायर के लिए, हर t के लिए ये तभी हो सकता है जब आपके पास 0 t हो, यहाँ पे प्लस 0 t स्क्वायर हो प्लस इट्स अ 0 t स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस द 0 टाइम t रेज पावर n, तब आप कहते हैं कि दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू द 0। तो इससे क्या होता है, यानी कि आपके पास दैट इज इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास अल्फा 1 इक्वल टू द 0, अल्फा 2 इक्वल टू द 0 अप टू सो ऑन, ये तमाम के तमाम आपके पास अल्फा n इक्वल टू 0 हो। तो तमाम अल्फा n इक्वल टू 0 के लिए इफ एंड ओनली इफ होल्ड करेगा ये केस, तो तभी होगा जबकि आप ये कहें कि ये इट्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन के सिर्फ अल्फा जो है ना आप अल्फा आइस की जो चॉइस लेते हैं वो सिर्फ 0 ही है, उसी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, बाकियों के लिए नहीं करती। In question number 4,
show that in an n-dimensional vector space the representation of any x as a linear combination of given basis vectors e1 e2 up to en is unique। कि आपके पास ये जितनी भी कलेक्शन आप लेते हैं e1 e2 और n के एलिमेंट्स की, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। अब यूनिकनेस शो करने का हमारे पास एक अच्छा वे है एनालिसिस में कि हम सपोज करते हैं कि यूनिक नहीं है, कंट्राडिक्शन लेके कि आपके पास सपोज कि इसकी दो तरह की है कि देखें आप हर एलिमेंट इट सेज के जिस तरह आप एक्स एलिमेंट लेते हैं ना, तो आपके पास हर एलिमेंट ना अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस अल्फा n en इस तरह की फॉर्म में है। हम सपोज करते हैं कि आपके पास हर एलिमेंट के लिए दो रिप्रेजेंटेशन है, x के लिए एक ये रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी हम यानी कि वी से हेयर लेट कि देयर आर द टू रिप्रेजेंटेशंस x इक्वल टू दिस एज वेल एज x इक्वल टू द, यहाँ पे हमारे पास बीटा 1 e1 प्लस द बीटा 2 e2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस द बीटा n en, ये हमारे पास है। देन सिंस बोथ आर द x, so we conclude that alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 plus up to so on plus the alpha n en is same as the beta 1 e1 plus the beta 2 आपके पास e2 plus up to so on plus the beta n en। so इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि E आपके पास सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो दिस विल गिव्स अस के बीटा 1 इक्वल टू द अल्फा 1, इस तरह अल्फा 2 इक्वल टू द बीटा 2 अप टू सो ऑन एंड अल्फा n इक्वल टू द बीटा n, यानी कि सारी की सारी जो अल्फा आईज हैं वो इक्वल टू द बीटा आईज हैं एंड हिंस सच अ रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। हम एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो अटेन कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हम जो है इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अब अगर हमसे कोई डिस्कस करे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ ए मैट्रिक्स, आपके पास m कोई मैट्रिक है, m क्रॉस n मैट्रिक, हमें पता है व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक, द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक इज द m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक की डायमेंशन जो है वो 4 होगी। और अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज बताऊं कि स्टैंडर्ड बेसिस को अगर हम डिस्कस करें, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर m 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो वो कौन सा आपके पास इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हैं, उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स आती हैं 1 0 0 0, सेकेंडली 0 1 0 0, next one 0 0 1 0, and finally we have the 0 0 0 1। so ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि इसमें देखें आपके पास डायमेंशन जो है वो 4 है, तो सिर्फ 4 ही हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। मैंने शो कर सकते हैं कि अगर कोई अल्फा बीटा गैमा ईटा हम मल्टीप्लाई करें तो दे ऑल आर मस्ट बी इक्वल टू 0 अगर हम इसका सम इक्वल टू 0 लेते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट लें वो ये जरूर स्पैन करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी ए बी सी डी है स्केलर, कोई भी मैट्रिक आप ले लेते हैं मैट्रिसेस में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो आप बड़े आराम से इससे के लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको लिख सकते हैं, ये से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आप इस वेक्टर के साथ अगर इस कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि ये चारों काफी हैं कि आप हर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन कर सकें। द डी ऑफ 0 0 0 1, ठीक है। एक बात यानी कि हर एक को स्पैन करती है। दूसरी बात यानी कि दिस इज द फर्स्ट थिंग आई से, और जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 0 0 0 0 है क्या चीज, ये सारी चॉइस, तो ये दिस इज इफ एंड ओनली इफ कि हमारे पास a इक्वल टू द 0 होगा, b इक्वल टू द 0, c इक्वल टू द 0 एंड d इक्वल टू द 0। दिस कंक्लूड यानी कि अगर ये
आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है, जहां पर वो कभी हो सकती है जब तमाम ए आई 0 हों। तो इसका ये मतलब है, सिर्फ यही चॉइस है आपके पास इसको 0 शो करने के लिए, तो इसका मतलब है दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। और डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। तो आज हमने जिस तरह देखा बेसिस, डायमेंशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंटनेस एंड डिपेंडेंटनेस, और साथ हमने जो है सब स्पेसेस को डिस्कस किया, स्पैन को डिस्कस किया। आप इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी देख लें ताकि नेक्स्ट जब हम स्पेसेस के ऊपर मैप्स को डिफाइन करें तो द थिंग्स आर सुटेबल, और हम देख सके कि स्पेसेस में सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द सेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इन तमाम के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट आइंदा आने वाली प्रॉब्लम्स में हम जो है इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।